चलिए सर, आपने एग्जामिनेशन और जो है ये सारी बातें कर, लेकिन मान लीजिए आपके पास में कंप्लेंट करी गई एंड यू आर नॉट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस, यू डू नॉट हैव कॉम्पिटेंसी टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस। आपके पास में कॉम्पिटेंसी नहीं है, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट। तब फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए आपका 224 आता है। इफ द कंप्लेंट इज मेड टू मैजिस्ट्रेट हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस, तो आपको क्या करना है, ही शैल, दो चीजें करनी है आपको, रिटर्न करना है और डायरेक्ट करना। रिटर्न कब करना है, जब राइटिंग में होगा तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है। व्हेन द कंप्लेंट इज इन राइटिंग तब अलग प्रोसीजर है, और जब कंप्लेंट राइटिंग में नहीं है तब उसके लिए अलग प्रोसीजर। देखो जरा, कंप्लेंट राइटिंग में आएगी, ध्यान से सुनिएगा जरा, कंप्लेंट राइटिंग में आएगी तो आप उस कंप्लेंट को रिटर्न कर देंगे और बोलेंगे कि भाई इसको लेकर के जाओ और प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंट करो, जो कि जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है, आप उस कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास में जो है इसको लेकर के जाइए। वेरी गुड। और साथ ही साथ उस पर इंडोर्समेंट करेंगे। क्या करेंगे, इंडोर्समेंट करेंगे कि हम देखो इसको वापस कर रहे हैं और डायरेक्ट कर रहे हैं कि प्रॉपर कोर्ट लेकर के जाओ। उसमें जनरली यही लिखोगे कि भाई इस दिन बोल रहे हो आप ऐसा, अब जिस दिन प्रेजेंट हुई होगी वो डेट तो उसमें होगी, साथ में आपने जिस दिन रिटर्न करी वो डेट होगी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से बन जाता है कि जब आप कॉग्निजेंस के लिए जो टाइम पीरियड था, अरे याद, चैप्टर 38, यू हैव बीन प्रोसिक्यूटिंग एक्सक्लूजन्स, अगर वो याद आ रहे हैं तो वहां पे लिखा था टाइम स्पेंट इन अनदर कोर्ट प्रोसिक्यूटिंग द सेम मैटर अगेंस्ट द सेम अक्यूज्ड, जहां पर डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से आपका केस जो है वापस, सेम चीज से है ये टाइम को एक्सक्लूड किया जा सकता है, ये टाइम को एक्सक्लूड किया जा सकता है। दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि राइटिंग में है तो उसको रिटर्न करिए कि भाई इसको लेकर के जाओ प्रॉपर कोर्ट में, और रिटर्न इंडोर्समेंट उस पर आप करेंगे। अब देखो राइटिंग वाले के लिए समय लगेगा, अब लेकिन कोई मुंह से सामने बोलने आ जाएगा कि साहब देखो देखो ये बात है, आप तो मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, तो साहब को जैसे ही सुनेंगे तुरंत सुनेंगे, तुरंत उनको पता लगेगा कि नहीं मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, दूसरा मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है, तो आप डायरेक्शन देंगे। द मैजिस्ट्रेट विल डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू द प्रॉपर कोर्ट कि भाई आप प्रॉपर कोर्ट में जाएं, उस कोर्ट में जाएं, उस कोर्ट में पावर है। इज दिस क्लियर और नॉट? वेर इट इज इन राइटिंग, कंप्लेंट को रिटर्न करिए, उसमें एंडोर्समेंट करिए। इफ इट इज नॉट इन राइटिंग, गिव डायरेक्शन टू द कंप्लेनेंट टू गो बिफोर द प्रॉपर कोर्ट। ठीक है, फिर समझिए ये बात आप खुद लिख लेंगे, आप सक्षम हैं, आप खुद लिख पाएंगे। नाउ देयर इज 225, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन बनता है, आता रहता है ऐसे एग्जाम में। 225 वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। देखो आप कॉग्निजेंस लेकर के क्या करोगे, प्रोसेस इशू करोगे। आगे तो ये क्या करना है आपको, समन्स या वारंट जारी करना है, यू विल इशू दी प्रोसेस। तो उस इशू ऑफ प्रोसेस को आप पोस्टपोन कब कर सकते हैं, तो दो दशाएं हैं, देयर आर टू सिचुएशंस इन विच दिस विल बी पोस्टपोन्ड, इशू ऑफ प्रोसेस। अभी हम पढ़ेंगे आगे जाकर के 227 में इशू ऑफ प्रोसेस होता है। समन्स केस में समन्स जारी करने हैं, वारंट केस में समन्स या वारंट में से जो भी चाहें आप वो जारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस इशू ऑफ प्रोसेस को आपको पोस्टपोन जो है करना है। देयर आर टू सिचुएशंस,
वन इज वेयर यू आर बाउंड टू पोस्टपोन, वेयर यू आर बाउंड, आपको पोस्टपोन करना ही करना पड़ेगा। देयर इज ड्यूटी ऑन द मैजिस्ट्रेट, ये आपको ऐसी स्थिति में पोस्टपोन करना ही करना है। एंड देयर इज अनदर वन वेयर यू हैव लिबर्टी, आइदर यू कैन पोस्टपोन और यू डू नॉट वांट टू पोस्टपोन, देन यू कैन नॉट। So one is where you are duty bound to postpone and another situation is there where you have liberty to postpone, आप चाहो तो पोस्टपोन कर। आप पोस्टपोन कर क्यों रहे हो, देखो उसका ऑब्जेक्ट समझो। आप अभी आपके पास कंप्लेंट आई है, यू आर नॉट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, यू आर अ मैजिस्ट्रेट, आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, हो सकता है आपको इन्वेस्टिगेट कराना पड़े ये पता करने के लिए कि भाई आगे बढ़ने के लिए कुछ है या नहीं, टू प्रोसीड फर्दर, इज देयर एनीथिंग ऑन रिकॉर्ड। और इस पर्पस के लिए आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन करनी, इस पर्पस के लिए आप कर रहे हो तो आप इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करोगे, उसके लिए जो है पोस्ट। ठीक है, मेरे समझ से बात समझ में आ रही होगी आपको। नाउ लेट अस get into this provision section 225, देखते हैं जरा। Any magistrate on receipt of complaint of an offence which is he is authorized to take cognizance or which has been made over to him under section 212, यहाँ तक कोई डाउट? भाई आपके पास या तो कंप्लेंट डायरेक्टली आ गई जिस पे आप कॉग्निजेंस ले रहे हो, या तो कंप्लेंट आपको मेकिंग ओवर के थ्रू आ गई है, जो कि 212 में किसी भी मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद में आपके पास कंप्लेंट भेज देता है। अब कॉग्निजेंस ऑलरेडी हो चुका है, अब आप क्या करो, आप इशू को पोस्टपोन कर सकते हो। कब? देखो मे इफ ही थिंक्स फिट, अगर आपको ठीक लगे, मे जनरली यू मे, but you shall, the magistrate shall, in case where the accused is residing at a place beyond the area in which he exercises his jurisdiction, postpone the issue of process against the accused person। जब आप चाहो, आपको लग रहा है कि भाई यहां पे पोस्टपोन करना चाहिए, आप यू में आपके पास लिबर्टी, आप चाहो करो, नहीं चाहो नहीं करो। लेकिन अगर वो व्यक्ति आपके जुरिस्डिक्शन से बाहर रह रहा है, ही इज रिजाइडिंग एट द जुरिस्डिक्शन आउटसाइड योर एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन, देन इन दैट केस आपको इशूइंग ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन करना ही करना पड़ेगा। शैल, you are duty bound to postpone in this case। कौन से केस में? where the accused is residing at a place beyond the area in which you exercise your jurisdiction। भाई पोस्टपोन कर दोगे, पोस्टपोन करने के बाद करोगे क्या, या तो आप इंक्वायरी करोगे या फिर आप इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करोगे। टू बी मेड बाय इन्वेस्टिगेशन किसको बोलोगे? देखो जरा, दो चीजें कर सकते हो, करोगे, या तो खुद इंक्वायरी करने बैठ जाओगे या इन्वेस्टिगेशन करोगे। किसके द्वारा करवाओगे? या तो पुलिस ऑफिसर से करवाओगे, और अगर चाहो किसी और व्यक्ति से कराना तो किसी और व्यक्ति से भी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हो। किस पर्पस के लिए? देखो जरा, किस पर्पस के लिए? वही तो है, इशू ऑफ प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग वेदर और नॉट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग। प्रोसीड करने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड है क्या, नहीं है। प्रोसीडिंग का मतलब क्या? वही 227 वाली चीज, समन्स जारी करें, वारंट जारी करें या नहीं। इसीलिए तो इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन कर दिया है। उसके सफिशिएंट आधार जानने के लिए आप या तो फिर इंक्वायरी करवाओगे या फिर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दोगे। इंक्वायरी तो खुद करोगे या फिर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दोगे, वही पुलिस ऑफिसर या कोई भी व्यक्ति इसको इन्वेस्टिगेट करे। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? आप जब चाहो खुद से किसी भी केस में पोस्टपोन कर सकते हो इशू को, और इशू को प्रोसेस को पोस्टपोन करने के बाद, इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन करने के बाद
आप तुरंत के तुरंत इंक्वायरी कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो। लेकिन अगर वो व्यक्ति आपके जुरिस्डिक्शन से बाहर रहता है तो फिर ऐसे केसेस में आपको पोस्टपोन करना ही करना पड़ेगा प्रोसेस को, इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन करना ही करना पड़ेगा। समन्स वारंट जारी होने की प्रोसेस को इशुइंग को आपको पोस्टपोन करना ही करना पड़ेगा और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करानी। लेकिन ऐसी डायरेक्शन इन केसेस में नहीं दी जा सकती है। कौन कौन से केसेस हैं देखो जरा। वेयर इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट offense complaint is triable exclusively by court of session। जो ऑफेंस है वो कौन किसके द्वारा ट्राइबल है? कोर्ट ऑफ सेशन के, मतलब सीरियस ऑफेंस। आ रही बात समझ में? कोर्ट ऑफ सेशन के पास कौन से ऑफेंस जाएंगे ट्रायल होने के लिए? सीरियस ऑफेंस। सेकेंड, वेयर द कंप्लेंट हैज नॉट बीन मेड बाय अ कोर्ट unless the complaint and the witness present, if any, have been examined on oath under 223। आपको इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन नहीं देना है। कब? पहला तो हो गया आपका क्या कि जहां पर ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, वो ऑफेंसेस जो है सेशन कोर्ट ट्राई करेगा, या फिर कंप्लेंट जो है कोर्ट के द्वारा नहीं करी गई है, किसी और के द्वारा की गई। कोर्ट के द्वारा की गई है तब तो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दोगे आप, बिल्कुल। किसी और व्यक्ति ने कंप्लेंट की है, कोर्ट ने कंप्लेंट नहीं की, किसी और व्यक्ति ने कंप्लेंट की, तब भी आप इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं करोगे। कब तक नहीं करोगे? जब तक कि आपने कंप्लेनेंट और विटनेस को एग्जामिन नहीं कर लिया है। अगर उनको एग्जामिनेशन कर लिया, उनका एग्जामिनेशन कर लिया, उसके बाद आप जो है इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हो अंडर सेक्शन 225। अंडर 225 यू कैन गिव द डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन when you have examined all the witnesses and the complainant। लेकिन कोर्ट वाले में तो आप डायरेक्टली जो है इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हो। जहां पे कंप्लेंट किसने की है, कोर्ट ने की है, वहां पे तो आप डायरेक्टली दे सकते हो। वहां पे तो 223 ने भी बोला ना, नीड नॉट टू एग्जामिन द कंप्लेनेंट और द विटनेस। देख के तो आ रहे हो अभी 223, यही तो पढ़ा वहां पर। क्या कुछ अलग पढ़ लिया हमने? नहीं, यही पढ़ा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। कौन सा? इसको भूल जाओ, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो, इसको भूल जाओ। बोला गया कि अगर कंप्लेंट किसी भी व्यक्ति ने की है, ध्यान से सुनिएगा जरा, अगर कंप्लेंट किसी भी व्यक्ति ने की है तो आप सीधे सीधे इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं कर देंगे। आप इन्वेस्टिगेशन केवल तब ऑर्डर कर सकते हैं जब आपने एग्जामिनेशन कर लिया हो, किसका? कंप्लेंट का और विटनेसेस का, जैसा 223 में बताया। जब तक उनका एग्जामिनेशन नहीं करोगे तब तक आप इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर कंप्लेंट कोर्ट ने की है, यू कैन ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशन। लिखा थोड़ा अलग तरीके से है, बात जो मैं बोल रहा हूं वो है। अब पढ़ो उसको जरा। ठीक है, नॉट बीन मेड बाय कोर्ट लिखा है, उसको कर दो बीन मेड बाय एनी पर्सन, और ब्रैकेट में लिख दो अदर देन कोर्ट। अरे नॉट बीन मेड बाय का मतलब क्या हो गया? मेड बाय एनी पर्सन अदर देन कोर्ट। आ रही है बात समझ? अभी समझ में आया या नहीं आया? मैं लिखवा देता हूं आपको, टेंशन नहीं लीजिए, इस बात की तो समस्या ही नहीं लेनी है। और भाई जब आप इंक्वायरी कर रहे हो अंडर सबसेक्शन 1, भाई इंक्वायरी भी कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन। मान लीजिए आप खुद इंक्वायरी कर रहे हैं, आप पहलवान, आप खुद इंक्वायरी कर रहे हैं, तो आप जब इंक्वायरी कर रहे हैं तो आप एविडेंसेस ले सकते हैं विटनेसेस के ऑन ओथ, provided that if appears, very important to note, if appears that the magistrate that offense complaint of is triable exclusively by court of session। भाई जो offenses complaint करे गए हैं वो exclusively session court के द्वारा ट्रायल करे गए हैं। he shall call upon, देखो आप क्या करोगे,
इन्वेस्टिगेशन तो आप ऑर्डर कर नहीं सकते हो, अभी हम पढ़ चुके हैं, आप इंक्वायरी करोगे। इंक्वायरी में भी आप क्या करोगे, कॉल अपॉन द कंप्लेनेंट टू प्रोड्यूस ऑल हिज विटनेसेस एंड एग्जामिन देम ऑन, सारे के सारे विटनेसेस को बुलाने के लिए करोगे। अब हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि सारे विटनेसेस का मतलब क्या होता है। सारे विटनेसेस का मतलब क्या ये है कि सारे के सारे विटनेस, 1000 विटनेस है, हजारों के हजार विटनेस अभी के अभी एग्जामिन करोगे आप सेशन कोर्ट के द्वारा, अगर वो ट्रायबल है। अरे इंक्वायरी समझ में आ रही है ना, इंक्वायरी कर रहे हो आप, सब सेक्शन 1 के अंदर आपके पास 2 पावर है, इंक्वायरी ऑर्डर कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हो। Either you can order investigation or you can inquire yourself. You are proceeding with inquiry. In inquiry you will take evidence on record, on oath. और आप जब इंक्वायरी करते हो तो आपको पता लगता है ये सारे ऑफेंसेस जो हैं एक्सक्लूसिवली, सारे के सारे, केवल और केवल, एक्सक्लूसिवली केवल और केवल सेशन कोर्ट के द्वारा ट्रायबल हैं। तो ऐसे केसेस में आप सारे विटनेसेस को बुलाओगे और उनको एग्जामिन करोगे उस पर। विल कम टू दिस पॉइंट लेटर ऑन। अब आपने क्या करा है, इंक्वायरी करी और इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर कर सकते हो। तो अगर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करोगे तो इन्वेस्टिगेटिंग पर्सन के पास में, वो पुलिस ऑफिसर या वो व्यक्ति जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसके पास में क्या पावर्स होंगी। If an investigation under subsection 1 is made by a person not being a police officer, he shall have for that purpose of for that investigation all powers conferred by the Sanhita on officer in charge of police station. सारी की सारी पावर उसके पास, एक्सेप्ट पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट। बिना वारंट के तो अरेस्ट कर ही नहीं सकते हो, मैंने बताया था। बिना वारंट के अरेस्ट तब तक कर लेते हो आप जब तक कि भाई इन्वेस्टिगेशन चल रहा। हालांकि ये तो पुलिस ऑफिसर है ही नहीं, पुलिस ऑफिसर के पास भी तब तक ही पावर है। एक बार आपका इंक्वायरी ट्रायल चालू हुआ फिर तो केवल और केवल कोर्ट के ऑर्डर से ही होगा जो होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन एवरीथिंग विल बी डन बाय द कोर्ट ओनली, बाय द कोर्ट्स ऑर्डर। मैं आपको ये बात जो है पहले बता चुका हूं। नाउ फर्स्ट यू विल राइट अबाउट सबसेक्शन 1 और उसके बाद हम सबसेक्शन 2 पे जब आएंगे। सबसेक्शन 2 डील्स विद इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, एंड सबसेक्शन 3 डील्स विद इन्वेस्टिगेशन। तो जब सबसेक्शन 2 पर आएंगे तो एक चर्चा जो है हमें मुख्य रूप से करनी पड़ेगी, वो चर्चा होगी हमारी ऑल हिज विटनेस। इसका आखिर क्या मतलब, क्या सारे के सारे, या कुछ छोड़ के कुछ, या जो आपके सपोर्ट करते हो वो, ठीक है, वो हमें जो है जानना है। चलिए जरा लिखना स्टार्ट करिए। मैजिस्ट्रेट में पोस्टपोन इट जनरली। इट का मतलब इसी का प्रोसेस है, ठीक है, ये बात तो आप जानते होंगे। 202 लिखेंगे, पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस लिख दिया आपने। 202 तो पहले था, 225 लिखेंगे अब। वेरी कंफ्यूजिंग बिकॉज these sections get stuck in your mind for last like 4 or 5 years and now you're completely ruined by new section numbers. It becomes difficult for you to get out those sections from your mind which were there. चलिए, पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस लिखिएगा। मैजिस्ट्रेट में पोस्टपोन इट जनरली, पैरा चेंज करिए, दूसरी लाइन में लिखिए। बट ही शैल पोस्टपोन, शैल को बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक ब्रैकेट में बांध दीजिए। ही शैल पोस्टपोन इट if accused lives beyond his jurisdiction, accused lives beyond his jurisdiction। फिर पैरा चेंज कर लेना, फिर लिखना एंड ही में इंक्वायर हिमसेल्फ, एंड देन ऐसा लिखना, एंड देन he may inquire himself or direct an investigation
direct an investigation by police officer or any other person for deciding whether there is sufficient ground for proceeding, whether there is sufficient ground for proceeding. Whether there is sufficient ground for proceeding. ब्रैकेट में लिख सकते हो दैट इज फॉर, ब्रैकेट में लिख सकते हो दैट इज फॉर प्रोसेस अंडर सेक्शन 227, दैट इज प्रोसेस अंडर सेक्शन 227 to be issued or not, अब देख रहे हो जरा कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है यहां पर। आप ये इस बात के लिए कि 227 की जो प्रोसेस है जहां पे अक्यूज्ड को समन्स देना है, वारंट देना है, वो जारी किया जाए या नहीं किया जाए, उसके लिए आप इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। और एक तरफ आप बोल रहे हो कि कंप्लेंट के बेसिस पे कॉग्निजेंस लेने के लिए आपको अक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों मैंने बोला कि इट इज आई एम अनेबल टू परसीव दिस and the criminal law is unable to perceive this new change, the new proviso 1 that is added to section 223 subsection 1 के 1 का जो फर्स्ट प्रोवाइजो है अभी नहीं दिख रहा है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। आर यू एबल टू फाइंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन हियर? आ रहा है समझ कि कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी है ये? एक तरफ आप बोल रहे हो फर्दर प्रोसीडिंग के लिए आप इंक्वायरी करवा रहे हो, इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हो, देन अगेन यू आर सेइंग उसको बुलाने के लिए तो समन्स और वारंट करोगे, समन्स और वारंट करोगे उसको बुलाने के लिए, और बुला लिया और समन्स वारंट जारी हो गए मतलब आपने कॉग्निजेंस ले लिया। और बोल रहे कॉग्निजेंस लेने से पहले जो है उसको एक बार अपॉर्चुनिटी दोगे हियरिंग की। इज इट नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी? इट इज। ठीक है, तो इट इज टू बी लेफ्ट फॉर द कंसिडरेशन बाय द ऑनरेबल कोर्ट्स, बट टिल देन आप समझिए बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है। देयर इज नो लॉजिकल फ्लो इन इट, बट you must understand this like it only as it is written in the Barrett. I don't know what was conspiring in the minds of the lawmakers, but they have written it like this. चलिए जरा इतनी बातें आपने लिख ली हैं, sufficient ground for proceeding। फिर लिखिए प्रोवाइजो फर्स्ट, ए बी करके ही लिख लीजिए। प्रोवाइजो लिख करके ए लिखिएगा, ए। बट नो डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड, ए, बट नो डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड if it is exclusively triable, if it is exclusively triable by court of sessions, by court of sessions, exclusively triable by court of sessions, of session। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा बी।
if the complaint is not made by court, if the complaint is not made by court, then first there will be examination of complainant and witness. First there will be examination of complainant and witness. First there will be examination of complainant and witness. Then only investigation can be directed. Then only investigation can be directed. अभी समझ में आ गया वासु? ये अभी तो समझ में आ गया ना, हमने वैसे कुछ नहीं लिखा जैसे लैंग्वेज वहां पे लिखी है, या सिंप्लीफाइड इट। ठीक, चलिए जरा आगे की बात पे आते हैं। भाई अब आप इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हो, भाई अब यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन की बात तो आएगी, प्रोवाइजो में आएगी। आप इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हो तो इंक्वायरी कंडक्ट करने में आप एविडेंसेस ले सकते हो ओथ पे। अब कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा कोई ऑफेंस जो है ट्राइबल है, ऑफेंस इज ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, exclusively tribal by court of session, then you cannot order investigation that we have studied in subsection 1. आप इन्वेस्टिगेशन वहां कर नहीं सकते, आप क्या करोगे? इंक्वायरी करोगे। तो जब आप ऐसे केसेस में इंक्वायरी कर रहे हो जहां पे इट इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, आपको सारे के सारे विटनेसेस को एग्जामिन करना है। अब सारे का मतलब क्या है, उसके ऊपर जो है हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है, ठीक है। लेकिन अब पहले आप सबसेक्शन 2 डाल करके लिख लीजिएगा। An inquiry under subsection 1, an inquiry under subsection 1, magistrate may take cognizance, may take evidence, sorry, cognizance नहीं, evidence. Magistrate may take evidence of witness on oath, of witnesses on oath, evidence of witnesses on oath. But if case is exclusively triable by court of session, but if case is exclusively triable by court of session, then magistrate shall call all witnesses, and examine them upon oath. यहाँ पे इंक्वायरी का पर्पस तो देखो यही है, ये पता लगाना कि भाई कोई केस जो है बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। पर्पस तो देखो आपको भी समझ में आ रहा होगा, यही पर्पस है, इसके अलावा और कोई पर्पस है नहीं। अब इसके लिए सारे विटनेसेस एग्जामिन करो, कोर्ट इसको क्लियरिफाई करता है इन रोजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। रोजी वर्सेस, लिखिएगा जरा, रोजी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, रोजी ROSY वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। Justice Shah said that, Justice Shah said that non-compliance with the provision, non-compliance मतलब आपको सारे करने थे, आपने कुछ किए, whether all means some, कोर्ट का बोलना था all does not mean some, all का मतलब all है, all does not mean some, लेकिन अगर आपने नॉन कंप्लायंस करा, यू हैव नॉट एग्जामिन्ड ऑल द विटनेस, यू एग्जामिन्ड सम विटनेस, इट डज नॉट विशिएट द होल प्रोसीजर ना। देखिएगा कहाँ तक लिखा आपने, एक बार रिपीट कर देंगे मुझे ज़रा कोई भी एक जन।
वासु बताइए कहाँ तक लिखा है? वो लिख लीजिए फिर वहाँ से। जस्टिस शाह सेड दैट non-compliance with the provision would not vitiate further trial unless it is established that prejudice was caused to accused. Prejudice was caused to accused. ठीक है भैया, हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या प्रेजुडाइज कॉज हुआ है अक्यूज को या नहीं हुआ, अदरवाइज पूरी प्रोसीडिंग को विशिएट ये नहीं करता है। ठीक है, ये बात मेरे से आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे लिखिएगा। जस्टिस थॉमस held that Justice Thomas held that omission to follow the provision is not itself vitiate the proceeding. Justice Thomas held that omission to follow the provision is not by itself vitiate proceedings. अपने आप से ही प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होती, लेकिन जो ऑब्जेक्शन है आपका, भाई अक्यूज को ऑब्जेक्शन लेना पड़ता है। अक्यूज्ड ऑब्जेक्शन प्रॉपर स्टेज पे ले लेता है कि भाई सारे के सारे विटनेस तो एग्जामिन हुए नहीं, कुछ विटनेसेस को बस एग्जामिन करा है। इट इज द जनरल टेंडेंसी ऑफ द प्रोसिक्यूशन दैट दे विल एग्जामिन द विटनेसेस व्हिच आर फेवरिंग देम एंड दे विल नॉट एग्जामिन द विटनेसेस व्हिच आर गोइंग टू बी अगेंस्ट देम, which are going to depose against them। ये जनरल टेंडेंसी होती है लॉ की। तो कोर्ट ने उसके बारे में भी बहुत बार हाईलाइट करते हुए बोला है, द जॉब ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज नॉट टू गेट द कन्विक्शन फ्रॉम द कोर्ट, जॉब ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज टू ब्रिंग आउट द ट्रुथ, द होल ट्रुथ। दिस इज द जॉब ऑफ प्रोसिक्यूशन। You cannot say before the court that yes, this witness is going to be against the prosecution, is not going to favor the prosecution's story, that is why you are not producing that। नहीं बोला गया सारे विटनेसेस को, मतलब सारे विटनेस, नॉट सम विटनेस। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ विटनेसेस को एग्जामिन नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं है द प्रोसीडिंग शैल बी विशिएटेड, बट in order it to be vitiated, the defense of it must be taken at a very earlier stage। ठीक है, by the defense, by the accused person। ठीक है, लिखिएगा। However, if the objection is raised at belated stage, it has to be decided, whether it caused miscarriage of justice अंडर सेक्शन 465 CRPC, ब्रैकेट में आप लिख लेना 511
BNSS 511 511 BNSS 511 BNSS, पहले 465 था, अभी वो 511 511 हो गया है BNSS। फुल स्टॉप। ठीक है, क्या प्रॉपर स्टेज पे उसको लिया गया। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में उन्होंने डिफेंस लिया किस स्टेज पर, कि सारे विटनेसेस को एग्जामिन नहीं करा। आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 313, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस खत्म हो गया पूरा, एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड भी हो गया, उसके बाद दे आर टेकिंग द डिफेंस। ठीक है, देखिएगा जरा, इन दिस केस इट वाज रेज्ड बाय raised after सेक्शन 313, ब्रैकेट में लिख लेना, कौन सा था, 351 है ना, 351 BNSS 313 ब्रैकेट में 351 BNSS। The court held that the court is rightful to conduct further proceeding and dispose of the case. Court is rightful to conduct further proceeding and to dispose of the case. To dispose of the, ठीक है, इस समस्या आपको बात समझ में आ गई होगी कि सारे विटनेसेस को एग्जामिन करना, कुछ विटनेसेस को एग्जामिन करना, सबका मतलब ये नहीं है, आप लाइन लिखना चाहो तो वो लिख लेना, प्रोवाइजो ऑफ, स्टार मार्क करके नीचे लिख लो, प्रोवाइजो टू 225 सबसेक्शन 2 इज मैंडेटरी, कॉमा, ऑल, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, ऑल डज नॉट मीन सम को भी इन्वर्टेड कॉमा में कर देना, ऑल डज नॉट मीन सम, मैंडेटरी है, लेकिन फिर भी कितना रिलैक्स किया गया है, यहाँ पर रिलैक्स किया गया है, उसको 465 ऑफ CRP6 से क्योर किया जा सकता है, या फिर 511 ऑफ BNSS से क्योर किया जा सकता है। एक बार ज़रा मैं आपको 511 BNSS भी दिखा देता हूँ कि प्रॉपर स्टेज पे आपको इसको लेकर के आना होता है। ठीक है, फाइंडिंग और सेंटेंस व्हेन रिवर्सिबल बाय रीजन ऑफ एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी। यहाँ पे यू आर ओमिटिंग टू एग्जामिन ऑल द विटनेसेस, आप सारे विटनेसेस को एग्जामिन नहीं कर रहे हो तो यू आर कमिटिंग अ ओमिशन। तो ऐसे केसेस में आपको क्या देखना पड़ता है, क्या फेलियर ऑफ जस्टिस कॉज हुआ है, क्या आपने डिफेंस प्रॉपर स्टेज पे, अर्लियर स्टेज पे लिया है, ये सारी बातें जो है देखनी पड़ती हैं 511 के। ठीक, चलिए जरा लास्ट वाला लिख लीजिए, एनी अदर पर्सन डूइंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 225 सबसेक्शन 1 shall have all the power of officer in charge of police station any other person doing investigation under section 225 subsection 1 shall have all the power of officer in charge of police station except power to arrest without warrant,
एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। नेक्स्ट आइए आप सेक्शन 226, वेरी इंपॉर्टेंट। भैया आपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर लिए, एग्जामिनेशन करा, किसका एग्जामिनेशन करा? कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन करा, आपने विटनेसेस का एग्जामिनेशन करा, ओथ पे किया उनका एग्जामिनेशन और उनके स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड करे। अब आपने वो स्टेटमेंट्स को देख लिया, आपने जो इंक्वायरी कंडक्ट की थी वो इंक्वायरी भी हो गई, आपने इन्वेस्टिगेशन अगर ऑर्डर करी थी तो इन्वेस्टिगेशन को भी आपने कंसीडर कर लिया, और ये सब करने के बाद में, देखने के बाद में आपको लगता है देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग का मतलब मैं बता चुका हूँ, समन्स नहीं हो सकते हैं जारी, वारंट जारी नहीं हो सकते हैं, 227 में हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप क्या करेंगे? आप कंप्लेंट को डिसमिस कर देंगे, और हर एक केस में जहां पर आप डिसमिस करेंगे वहां पर ब्रीफली आपका रीजंस भी रिकॉर्ड कर देंगे कि क्यों आपने डिसमिस किया है। ठीक है, देख लो इसको जरा। इफ आफ्टर 223 और 225, if after 223 or 225 there is no sufficient ground for proceeding, magistrate shall dismiss it and record his reason briefly, and shall record his reasons briefly. ये नो सफिशिएंट ग्राउंड का मतलब क्या हो गया? कि भाई जो एविडेंस है इट डज नॉट मेक प्राइमा फेसी केस। जो एविडेंस आ गया रिकॉर्ड पे उससे कोई प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है। देखो एफआईआर जब होती है तो एफआईआर के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, बहुत सारी पावर्स होती हैं, कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है, उसके बाद में पुलिस रिपोर्ट आती है, उसके बेसिस पे आपको कॉग्निजेंस लेना होता है। तो बिल्कुल बढ़िया चीज़ है, अच्छी बात है, वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल है आपके पास में। लेकिन कंप्लेंट में आपके पास में ये एविडेंस, ये सारी चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वगैरह आपके पास में अवेलेबल नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पे एग्जामिनेशन करना पड़ता है। और तो भाई मैजिस्ट्रेट साहब हैं तो वो पे एग्जामिनेशन करेंगे, विटनेसेस को एग्जामिन करते हैं, कंप्लेनेंट को एग्जामिन करते हैं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और उनको लगता है कि देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, लिख लेना स्टार मार करके, एविडेंस डजंट मेक आउट अ प्राइमा, एविडेंस डजंट मेक आउट अ प्राइमा फेसी। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ क्वेश्चन कम्स, once a complaint is rejected, can there be a second or third or subsequent complaint? भाई कंप्लेंट रिजेक्ट हो जाने के बाद में क्या सेकंड कंप्लेंट हो सकती है? भाई आपने कंप्लेंट करी, प्रोसेस फीस जमा नहीं करी गई, भाई फीस जमा करनी पड़ेगी समन्स वगैरह भेजने के लिए, आपने प्रोसेस फीस जमा नहीं करी, आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट हो गई, तो क्या सेकंड कंप्लेंट दायर कर सकते हैं आप? तो उसका आंसर बड़ा आसान सा है कि जनरली जो है सेकंड कंप्लेंट, जनरली देखो क्रिमिनल लॉ है, रेस जुडिकेटा ऐसा अप्लाई नहीं करते हैं, तो देयर कैन बी सेकंड कंप्लेंट ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स। भाई जैसे कि जो केस मैंने अभी बताया, प्रोसेस फीस जमा नहीं करी, तो प्रोसेस फीस जमा नहीं की है, क्या जो ऑर्डर आया है रिजेक्शन ऑफ कंप्लेंट का, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट का, क्या वो मेरिट्स पे है? नहीं, it is on default. There is default on the part of the complainant that he did not pay the process fee, and there is no order on merits.
देयर कैन बी अ सेकंड कंप्लेंट। ठीक है, देयर माइट बी सेकंड कंप्लेंट, उसके कुछ ग्राउंड्स होते हैं, वो आप ग्राउंड्स की एक लिस्ट जो है लिख लीजिए। इट इज इलस्ट्रेटिव, ऐसा नहीं है कि एग्जॉस्टिव है कि इन्हीं ग्राउंड्स पे केवल सेकंड कंप्लेंट हो सकती है, नहीं। ऑन दिस ग्राउंड देयर कैन बी सेकंड कंप्लेंट एंड मैनी अदर ग्राउंड्स विच कैन बी देयर थ्रू द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। देखिएगा जरा, ग्राउंड्स फॉर सेकंड कंप्लेंट, ग्राउंड्स फॉर सेकंड कंप्लेंट। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। भाई जब रिकॉर्ड पहले लेकर के आए थे तो कंप्लीट था ही नहीं, अभी हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड आ पाया है, तो ये अभी कर रहे हैं दोबारा से। सेकेंड, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ कंप्लेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ कंप्लेंट। Dismissal of complaint, dismissal of complaint has been unjust. Next, new facts